नमस्कार, मैं हूं विजय मांडगे। आप द सूत्र देख रहे हैं। और मध्य प्रदेश के चुनाव में जब भी चुनाव आते हैं तो तीसरे दल या थर्ड फ्रंट की बात होती है। और पिछले 2 या 3 चुनाव हम 2013 का देखें, 18 का देखें, तो ये चर्चाएं अक्सर तेज़ हो जाती है। अब 2023 का चुनाव है, लेकिन इस बार जो थर्ड फ्रंट की चर्चाएं वो कुछ अलग तरीके से हो रही है। दावे बहुत सारे किए जा रहे हैं कि इस बार जो थर्ड फ्रंट है या फिर तीसरे दल के रूप में जो भी राजनीतिक दल उभर रहे हैं मध्य प्रदेश में, वो ज़रूर कमाल दिखाएंगे। ऐसा क्यों कहा जा रहा है और ऐसे दावे क्यों किए जा रहे हैं, इसके पीछे हम थोड़े से राजनीतिक समीकरण समझेंगे। और भारत राष्ट्र समिति, जो कि दक्षिण की एक पार्टी है तेलंगाना की, जिसने पैन इंडिया के लिए भारत राष्ट्र समिति का गठन किया है, उसने मध्य प्रदेश में आमद दी है। और मध्य प्रदेश से जो जेएस से जुड़े हुए डॉक्टर आनंद राय थे, वो भारत राष्ट्र समिति के साथ जुड़ चुके हैं। तो इस समय हमारे साथ डॉक्टर आनंद राय, भारत राष्ट्र समिति के युवा नेता, खुद मौजूद है बातचीत करने के लिए। डॉक्टर आनंद राय, बहुत बहुत स्वागत है। और आपने अभी 2 दिन पहले एक पोस्ट किया था अपने फेसबुक पर, और उस पर लिखा था कि थर्ड फ्रंट के रूप में बीआरएस जो है वो कमाल दिखाएगी और ये एक बहुत बड़ा ऑप्शन रहेगा। ऐसे दावा क्यों? देखिए, मध्य प्रदेश की राजनीति में मुझे लगभग 25 साल हो गए हैं। राजनीति का मतलब सिर्फ विधायक या सांसद नहीं होता है। राजनीति शुरू होती है छात्र राजनीति से। और आप खुद जानते हैं कि मैं मेडिकल कॉलेज की छात्र राजनीति का एक बड़ा चेहरा रहा हूं। मैं स्टूडेंट यूनियन प्रेसिडेंट भी रहा और जूडा अध्यक्ष फिरा जूडा की राजनीति मैंने की है। तो जो मध्यम वर्गीय वर्ग के जो युवा नेतृत्व जो खड़ा होता था, क्योंकि छात्र संघ चुनाव खत्म कर दिए गए, दोनों पार्टियां उसमें शामिल हैं, तो नेताओं के नाम पर सिर्फ नेता पुत्रों को आगे बढ़ाया जा रहा है दोनों पार्टियों में। जो मिडिल क्लास है उसको ये लगता है कि राजनीति हमारे लिए नहीं है, राजनीति में बहुत पैसा है, इतना पैसा हमारे पास नहीं है, तो हम नेता कैसे बने। तो ये जो गैप है, ये जो युवा नेतृत्व है, इसको जेएस ने खड़ा किया, इसको भीम आर्मी ने खड़ा किया। भीम आर्मी के जो कन्वेनर है चंद्रशेखर रावण सामान्य परिवार से हैं, वो पुलिस कांस्टेबल थे। जेएस संगठन के भी जो अधिकतर नेता हैं वो सब सामान्य परिवारों से हैं। ओबीसी महासभा भी एक संगठन है जिसमें सामान्य परिवारों के पिछड़े वर्ग के बच्चों ने वो संगठन खड़ा किया है। और आप देख रहे हैं कि पिछले 5 सालों में जमीन पर यदि कोई दलित, आदिवासियों, पिछड़ों की मुद्दे या उनकी आवाज उठा रहा है तो ये 3 संगठन है। हम लोग पहले से ही राजनीति कर रहे हैं, हम पहले से ही जिला पंचायत चुनाव में हम उतर चुके हैं। और पंचायत चुनाव करवाने की हमारी एक मांग थी और मंडी चुनाव की भी हमारी मांग थी। मंडी चुनाव होते तो वहां भी हम प्रभावी उपस्थिति दर्ज करवाते। तो पहले से हमारे पास एक पॉलिटिकल माइंडसेट है, पॉलिटिकल कैडर है। हमको सिर्फ एक सपोर्ट की जरूरत थी, संसाधन की जरूरत थी, और वो संसाधन हमको बीआरएस उपलब्ध करवा रही है। तो यदि बीआरएस इन कैडर को ले लेती है तो हम, जाहिर सी बात है, मध्य प्रदेश के अंदर हम बदलाव लाने वाले हैं। और अभी जो 2 ध्रुवीय राजनीति जो चल रही है बीजेपी कांग्रेस, इसको पूरी तरीके से हम बदल देंगे और जो सरकार है वो बीआरएस के इर्द गिर्द घूमेगी। आपने 2-3 और संगठनों का नाम लिया, जेएस के अलावा ओबीसी महासभा, चंद्रशेखर, तो ये क्या ये भी बीआरएस के साथ आने के लिए तैयार है? ओबीसी महासभा भी कोई रजिस्टर्ड पॉलिटिकल संगठन नहीं है, नहीं जेएस एक रजिस्टर्ड पॉलिटिकल संगठन है। भीम आर्मी का जरूर एक पार्टी है, आजाद समाज पार्टी, जिनका दलित सीटों पर प्रभाव है। लेकिन चूंकि चुनाव पूरे प्रदेश में लड़े जाने हैं, 230 सीटों पर 47 जो सीट्स हैं वो शेड्यूल ट्राइब के लिए रिजर्व हैं, 35 जो सीट्स हैं वो एससी के लिए रिजर्व हैं, बाकी जो सीटें हैं उनमें पिछड़े वर्ग, किसान, इनका दबदबा है। तो सभी वर्गों को साथ में हमको लाना होगा और एक महागठबंधन चुनाव के पहले हम लोग बनाएंगे और एक महारैली हम चुनाव के पहले भोपाल में करने जा रहे हैं। तो जिससे एक मैसेज आए कि हम सबकी बात कर रहे हैं, हम दलितों की भी बात कर रहे हैं, हम आदिवासियों की भी बात कर रहे हैं, हम किसानों की भी बात कर रहे हैं, पिछड़ों की भी बात कर रहे हैं, और वो शहर का गरीब वर्ग, मिडिल क्लास वर्ग जो महंगाई से त्रस्त है, हम उसकी भी बात करेंगे। तो इस तरीके से एक महागठबंधन बना के हम एक तीसरे विकल्प के रूप में जनता के सामने हमारा एक जो मैनिफेस्टो है वो हम रखेंगे। और उस मैनिफेस्टो में तेलंगाना मॉडल को रखा जाएगा कि हम सिर्फ कोरे वादे नहीं कर रहे हैं, ये सब तेलंगाना में हो रहा है। और कई सारे पत्रकारों को हम यहां से तेलंगाना लेके जाएंगे, वहां हम उनको दिखाएंगे कि यहाँ का हेल्थ मॉडल देखिए, यहाँ का एजुकेशन मॉडल देखिए, और यहाँ का एम्प्लॉयमेंट का मॉडल देखिए कि किस तरीके से यहाँ युवाओं को आगे बढ़ाया जाता है, किस तरीके से एंटरप्रेन्योर खड़े किए जाते हैं, किस तरीके से उनको लोन दिया जाता है कि वहां पर बेरोजगारी का रेट ये नहीं है। और जिस तरीके से यहाँ लाखों करोड़ों रुपया लोन लेकर भी इस स्टेट को ये उतना अच्छा नहीं चला पा रहे हैं, वहां पर वर्ल्ड बैंक से 0 लोन लिया उन लोगों ने।
हर साल वो 10,000 रुपया प्रति हेक्टेयर किसानों को अनुदान देते हैं। किसी की यदि 10 हेक्टेयर जमीन है तो उसको 1 लाख रुपए का अनुदान मिलता है कि वो खाद बीज खरीद सके। तो वो किसानों की सरकार है और किसानों को साथ लेकर, दलितों को, युवाओं को, बेरोजगारों को साथ लेकर बीआरएस एक बड़ा धमाका करने जा रही है। यानी आपका कहना है कि सारे लोग, सारे जो संगठन हैं, चाहे वो अलग अलग वर्गों से जुड़े हों, वो सब एक साथ आएंगे। बिल्कुल, सबसे चर्चा शुरू करी। लेकिन इस पे फिर सवाल थोड़े से उठते हैं कि क्या जाति, कास्ट पॉलिटिक्स को तो नहीं बढ़ावा मिलेगा? देखिए, जब मंदिरों की मूर्तियां बनाई जाती हैं, जब महाकाल लोक बनाया जाता है, जब ओमकारेश्वर लोक बनाया जाता है, जब शंकराचार्य की मूर्ति पर करोड़ों रुपए खर्च किया जाता है, तब यही मनु मीडिया प्रश्न नहीं करता है कि आप जातिवादी राजनीति चला रहे हो। वहां पंडितों की बारी आती है, ब्राह्मणों की बारी आती है या पुजारियों की बारी आती है, तब नहीं बोला जाता कि आप जाति की राजनीति कर रहे हो। लेकिन जैसे ही दबे कुचले लोगों की, वंचितों की बात की जाती है तो तुरंत मनु मीडिया बोलने लगता है कि आप जाति की राजनीति कर रहे हो। जब हमारा अधिकार है, जब हमारी संख्या है, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। आज यदि हम लोग 90% हैं तो 90% की बात करना जातिवादी मानसिकता नहीं है, ये उनके अधिकारों की लड़ाई है, ये उनके प्रतिनिधित्व की लड़ाई है और बीआरएस उसको लड़ेगा। आपने तेलंगाना मॉडल की बात की कि किसानों के लिए वो इतना पैसा दे रहे हैं, और अभी मध्य प्रदेश में भी यदि हम देखें तो आप ही के सोशल मीडिया हैंडल से कुछ जानकारियां ये मिली कि 100 रुपये में सिलेंडर दिया जाएगा गरीब वर्ग को। लेकिन एक पिछले साल जब गुजरात और हिमाचल के चुनाव हुए थे तो तब से ही फ्री बीज को लेकर बड़ा मुद्दा उठा हुआ है। देखिए, एक तो मैं आपको बता दूं कि टैक्स किस लिए दिया जाता है। आप और हम टैक्स देते हैं तो हम किस लिए टैक्स देते हैं, हम कभी सरकारों से नहीं पूछते हैं। सरकार क्या बोलती है, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए दिया जाता है ना। आप यदि लोगों को रोजगार नहीं दे पा रहे हैं तो जाहिर सी बात है, यदि आप रोजगार नहीं दे पा रहे हैं तो उनको उनका घर चलाने की जिम्मेदारी भी सरकार की है ना। उनके हेल्थ की जिम्मेदारी सरकार की है, उनके एजुकेशन की जिम्मेदारी सरकार की है। तो जो गरीबी रेखा के नीचे जो लोग जीवन यापन कर रहे हैं, जिनको सरकार मान चुकी है कि बीपीएल के नीचे, आप उनसे 1150 रुपए सिलेंडर का यदि मांगेंगे तो आप उनके ऊपर क्रूरता कर रहे हैं, मैं आपको कहूंगा। तो ऐसे परिवार जो गरीब हैं, जिनकी आय 1000-2000 से भी कम है, उनको 100 रुपए में यदि हम सिलेंडर देने की बात कर रहे हैं तो ये ह्यूमैनिटी की बात है भाई। उसको भी घर में आज यदि वो लकड़ियां लाके तो धुआं निकलेगा, उसको तमाम बीमारियां होंगी। तो यदि हम उनको सिलेंडर लाके दे रहे हैं तो कहीं ना कहीं ये हमारी जिम्मेदारी बनती है उन वर्गों के प्रति, और हम वो लोग करके दिखाएंगे। नहीं, लेकिन फिर ऐसे वोट बैंक की पॉलिटिक्स भी कहते हैं। मेरी बात सुनिए, ऐसे लोग बहुत कम हैं, है ना, जो गरीब हैं। हम उनको फ्री सिलेंडर या कम कीमत में सिलेंडर देने की वजह, जो सक्षम है वो लोग तो अपना खरीद कर, अधिकतर लोग तो सक्षम है, जो सक्षम है वो लोग पूरी कीमत देंगे, लेकिन जो गरीब है उनको तो सब्सिडाइज रेट पे चीजें देना जरूरी है। लेकिन वो जिन गरीबों को मिल रहा है वो टैक्स नहीं देते। नहीं, मध्यम वर्गीयों का ये कहना है कि साहब टैक्स हम देते हैं। नहीं, ये और उसका पैसा जो है वो फ्री। देखिए, टैक्स का मतलब सिर्फ इनकम टैक्स नहीं होता, यही तो हमारी एजुकेशन पॉलिसी का फॉल्ट है। एक माचिस भी यदि हम खरीदते हैं तो उस पर भी टैक्स दिया जाता है। तो क्या गरीब वर्ग का व्यक्ति सामान नहीं खरीदता है क्या? हर चीजों पर टैक्स होता है। हम जीएसटी देते हैं, यदि कुछ भी हम 2 रुपए का भी सामान खरीद रहे हैं तो उस पर भी टैक्स दिया जा रहा है। सबसे बड़ी बात यह है कि जो गरीब वर्ग है, जो मेहनती वर्ग है, जो लेबर है, वो तो कंट्रीब्यूटर, देश को खड़ा ही उसने किया है। ये जो बड़ी बड़ी बिल्डिंगें, इमारत, बाईपास आप ये देख रहे हैं, फ्लाईओवर्स, ये किसने खड़े किए? गरीबों ने तो खड़े किए, उनके श्रम से खड़े हुए। तो क्या राष्ट्र की जिम्मेदारी उनके प्रति नहीं बनती है? हम लोग उनके प्रति जिम्मेदारी निभाएंगे और उनको एक सक्षमता से और स्वाभिमान के साथ हम उनको साथ लेकर चलेंगे, और हम उनको आत्मनिर्भर बनाने जा रहे हैं। खासकर जो महिलाएं हैं, जो स्व सहायता समूह हैं कई सारे, उनको हम खड़ा करेंगे। और आशा कार्यकर्ता हैं, ऊषा कार्यकर्ता हैं, आंगनबाड़ी वर्कर, इस तरीके से जो जमीनी स्तर पे जो लोग शासन के साथ काम करते हैं, हम उनको एक रिस्पेक्टेड मानदेय देने जा रहे हैं। अभी वर्तमान में उनको 8,000 रुपया मिल रहा है, कम से कम उनको 25,000 रुपया हम लोग देंगे यदि सरकार आती है। ये सब ठीक बात है, लेकिन अभी 2 दिन पहले आरबीआई की राज्यों को लेकर रिपोर्ट आई। 14 महीने की जो पंजाब सरकार है वो आर्थिक तंगहाली के दौर से गुजर रही है। हिमाचल की सुक्खू सरकार जो है वो फाइनेंशियल क्राइसिस के दौर से गुजर रही, क्योंकि इन सब ने जो है कहीं ना कहीं फ्री की घोषणाएं चुनाव के दौरान की थी। तो पैसा कहाँ से आएगा, सबसे बड़ा सवाल है। बता रहा हूँ कि आपको तेलंगाना मॉडल को स्टडी करना पड़ेगा। इन सरकारों पर 1-1 लाख करोड़ का ऋण है, लेकिन तेलंगाना सरकार पे कोई ऋण नहीं, वो वर्ल्ड बैंक से लोन भी नहीं लेते। सबसे ज्यादा प्रति व्यक्ति आय तेलंगाना। आपको आपके रिसोर्सेज खड़े करने होंगे, आय के स्रोत खड़े करने होंगे। आप अलग अलग तरीकों से, किस तरीके से हम रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं। आपको जिस तरीके से उन्होंने हैदराबाद को एक सॉफ्टवेयर हब बनाया, एक
जैसे राजस्थान में कोटा को एक कोचिंग हब बनाया, तो इसी तरीके से आपके शहरों को आपको एक रिसोर्सफुल, वहां से आपको रेवेन्यू जनरेट हो, कुछ नई नई योजनाएं लानी पड़ी जिनसे आप पैसा इकट्ठा कर पाए और उस पैसे का उपयोग आप गरीबों के लिए कर पाए। तो राजनेता वो नहीं होता है जो सिर्फ शराब और रेत के पैसों पर टिका हो। मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान के पास कोई चीफ रेवेन्यू सोर्स है तो वो रेत है और शराब है, और दोनों को बंद करने की वो बात तो करते हैं, वादे तो करते हैं, लेकिन वो पैसा वहीं से कमा रहे हैं। आज पूरी नर्मदा नदी की रेत इन्होंने उलिझ दी और घर घर गली गली में शराब की दुकानें खोल दी। तो क्या पैसों का मॉडल शराब और रेत से आएगा या सॉफ्टवेयर हब से आएगा? तो हम तेलंगाना मॉडल लाएंगे जहां सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री से उनके पास पैसा आया है। इस तरीके से हम इस प्रदेश को डेवलप करने जा रहे हैं। युवा नेतृत्व की आप बात कर रहे हैं, मुद्दे क्या क्या रहेंगे यदि बिहार? यही रहेंगे सबसे बड़ी बात तो कि क्या युवाओं को राजनीति में प्रतिनिधित्व मिल रहा है, क्या गरीब और मध्यम वर्ग को राजनीति में प्रतिनिधित्व मिल रहा है, क्या उनको उनके लिए अच्छी यूनिवर्सिटीज हैं क्या? अभी शिवराज सिंह बात तो करते हैं कि हम 1 लाख नौकरियां लाएंगे। मैं करीब 4-5 साल से सुन रहा हूं कि 1 लाख नौकरी आएंगी, 1 लाख नौकरी आएंगी। मुझे तो कहीं नहीं दिखती 1 लाख नौकरियां हमको जनरेट करनी पड़ेंगी। यदि आप तेलंगाना जाएंगे तो आपको वहां पता चलेगा कि किस तरीके से वो एंटरप्रेन्योर्स खड़े कर रहे हैं, किस तरीके से वो ट्रेनिंग देते हैं। 3,500 लड़कों को वो 2.5 करोड़ रुपया लोन देकर उनको एंटरप्रेन्योर बना चुके हैं। एक टी हब करके उनका पूरा एक संस्था है जहां वो ट्रेन करते हैं लोगों को, और विदेश जाने के लिए वो 20 से 25 लाख रुपए तक की स्कॉलरशिप देते हैं। फॉरेन जाके भी आप पढ़ सकते। मैंने उनके स्कूल्स देखे हैं, खासकर ट्राइबल्स के जो रेजिडेंशियल स्कूल है, वहां वो कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की तैयारी करवाते हैं, यूपीएससी की तैयारी करवाते हैं। तो लोगों को ये नहीं लगना चाहिए कि हम गरीब हैं, उनके पास वो सारी सुविधाएं होना चाहिए जो एक अपर मिडिल क्लास या हायर क्लास के पास हैं। तो वो सब चीजें हम लोग उपलब्ध करवाएंगे और उसी के आधार पर हम जनता से वोट मांगेंगे। बीजेपी भी दावा करती है कि ट्राइबल्स के लिए स्कॉलरशिप और ये तमाम सारी योजनाएं हैं, ओबीसी को प्लेन से भेजने की और जापान में ट्रेनिंग देने की, तो ये इसमें कैसे फर्क है? कि यदि इतना सब उनका चीजें ठीक होती तो ये हड़बड़ाहट नहीं दिखती है ना। जिस तरीके से वो 1,000 रुपया देने की बात की उन्होंने, और कांग्रेस भी 1,500 रुपये देने की बात की, क्यों पैसा देना पड़ रहा है उनको? क्योंकि कहीं ना कहीं लोग असंतुष्ट हैं, इसलिए वो पैसा देकर वोट खींचना चाह रहे हैं। और आदिवासी क्षेत्रों में आप जाके खुद पता करिए कि आदिवासी क्षेत्रों में क्या हालात हैं। जो पैसा एक्ट की ये बात करते हैं, तो पैसा रूल्स जो बनाए गए हैं वो उसके एक्ट की विचारधारा के एकदम अगेंस्ट हैं। इनको 27 साल लग गए पैसा रूल्स बनाने में। 1996 में एक्ट पास हुआ था, उसके बावजूद भी रूल्स बहुत लेट बनाए गए, और जमीन पर हालात जो है वो 5th शेड्यूल जमीन पर लागू नहीं है। 5th शेड्यूल का मतलब ये होता है कि वहां पर उनका राज हो, वहां पर उनका राज नहीं है, अभी कलेक्टर का राज चल रहा है। यदि ग्राम सभा कोई प्रस्ताव पास करती है तो एसडीएम उसको क्वेश्चन कर सकता है। क्या ये सब पैसा एक्ट में थोड़ी ना लिखा है? पैसा एक्ट में तो ये लिखा है कि ग्राम सभा सर्वोच्च है, सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट है, ग्राम सभा सर्वोच्च है। यदि कोई इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट आने वाला है, कोई फैक्ट्रियां लगने वाली है, और यदि ग्राम सभा तय करती है कि हमको ये यहाँ नहीं बनाना है, पॉल्यूशन होगा इससे, तो वो रिजेक्ट कर सकती है। लेकिन अभी जो मौजूदा रूल्स हैं उसमें उन्होंने ग्राम सभा के बजाय एसडीएम को उसके ऊपर बना रखा है। तो इस तरीके से यदि वो पैसा एक्ट लाए हैं तो वो लोगों के साथ धोखा किया। बाकी की योजनाएं बाकी की योजना हमको तो जमीन पे कहीं नहीं दिखती। आपको देख लीजिए कि मैं परसों की बात है, विकास डामोर करके मेरा मित्र है, बीटेक किया लड़के ने, 2 साल हो गए उसको बेरोजगार है, स्विगी की डिलीवरी कर रहा है। वो डिलीवरी के दौरान अभी वो छत से गिर गया, पहली मंजिल से, उसका हमने इलाज करवाया। तो एक बीटेक लड़का यदि स्विगी की खाने की डिलीवरी कर रहा था, तो आप पता कर सकते हैं कि किस तरीके से यहां पर रोजगार दिया जा रहा है। एक बीटेक लड़का यदि, इंजीनियर लड़का भी यदि बेरोजगार है, तो जो लोग 10th या 12th पास हैं, पहले आईटीआई हुआ करते थे बहुत सारे, आपने देखा अधिकतर आईटीआई बंद हो गए, स्किल सेंटर्स मुझे कहीं नहीं दिखाई देते। तो लोगों को हमको स्किल पार्क बनाने पड़ेंगे, बहुत सारी आईटीआईज बनानी पड़ेंगी, आपको ट्राइबल एरिया में मेडिकल कॉलेज खोलना पड़ेंगे। हमारा बड़वानी देख लीजिए, धार देख लीजिए, झाबुआ देख लीजिए, अलीराजपुर देख लीजिए, कहीं मेडिकल कॉलेज नहीं, तो टर्सरी केयर फैसिलिटीज कहीं नहीं है। तो इन सब चीजों के लिए हमको आगे आना होगा। ट्राइबल यूनिवर्सिटीज अमरकंटक में एक कोने में है, कार्नर में, वहां पर उसका कोई फायदा दूसरे अंचल को नहीं मिल रहा है। हर चारों कोने में हम ट्राइबल यूनिवर्सिटीज खोलेंगे, महिलाओं के लिए अलग से ट्राइबल यूनिवर्सिटी खोलेंगे, जैसे बनस्थली में है, महिलाओं के लिए एकदम अलग है। उस तरीके से हमको लोगों को अपग्रेड करना पड़ेगा, उनको एजुकेशन देना पड़ेगा, और ये सारी चीजें तेलंगाना में हुई हैं और हम यहाँ करके दिखाएंगे। अच्छा, दूसरा, जयस बैक सपोर्ट करेगा बीआरएस को, ये तो इसका जो मूल गुट है वो हमारे साथ है। वो सारे लोग तेलंगाना गए थे, हैदराबाद गए थे, कई दिन वहां रुके, वहां की उन्होंने योजनाएं देखी, केसीआर जी से बात की, और वो प्राथमिक रूप से इस बात पे सहमत हैं कि हम बीआरएस को सपोर्ट करेंगे। हमारा कैडर यदि जो लोग चुनाव लड़ना चाहेंगे तो बीआरएस उनको चुनाव लड़ाएगा। दूसरी तरफ 2-3 दिन से आनंद राय बहुत सोशल मीडिया पे ट्रोल हो रहे हैं कि जयस को धोखा दिया और ये केवल बीआरएस ज्वाइन करने के पीछे केवल पैसा है, ऐसा इस तरीके से ट्रोल किया। ऐसा है कि जयस एक राजनीतिक संगठन नहीं है, जयस एक सामाजिक संगठन है,
अब उसको उसमें जो लोग काम कर रहे हैं, यदि उनको चुनाव लड़ना है तो या तो वो चुनाव के लिए कांग्रेस के पास जाएंगे या कुछ लोग बीजेपी के पास जा रहे थे। जब आप 75 सालों के विकास को गालियां देते हो अपनी रैलियों में कि इन दोनों पार्टियों ने आदिवासियों को लूटा है, और आप आखिरी मोमेंट पे यदि उन्हीं पार्टियों के दरवाजे पे जा रहे हो, तो धोखा तो वो लोग दे रहे हैं जो बीजेपी कांग्रेस के पास जा रहे हैं। हमने तो बोला था हम थर्ड फ्रंट खड़ा करेंगे, और आनंद राय ने तो थर्ड फ्रंट खड़ा किया है, और मैंने तीसरा विकल्प दिया है। और जहां तक यदि ट्रोलिंग के शब्द है, तो देखो वो घबराए हुए हैं। बीजेपी को यह लग रहा है कि यदि आनंद राय के पास रिसोर्स आ गए तो हमारा तबाह कर देगा ये। तो रिसोर्स के साथ हम लड़ने जा रहे हैं, और भारतीय जनता पार्टी को जमीन पे मुंह तोड़ जवाब देंगे, और कांग्रेस को भी देंगे। जहां कांग्रेस के घिसे पिटे चेहरे होंगे वो बहुत बुरी तरीके से जीतेंगे, और हमारे युवा चेहरे जो है हम उनको प्लांट करेंगे, और वो उनको एकदम धूल चटाने के लिए तैयार है। ये आपका थर्ड फ्रंट किससे ज्यादा डैमेज करेगा? देखिए, ये डैमेज उनको करेगा जो निष्क्रिय रहेंगे। जो भी निकम्मा विपक्ष है तो वो टारगेट होगा, क्योंकि उनकी जिम्मेदारी थी जनताओं के मुद्दे उठाने की, उन्होंने नहीं मिला। और जहां पर मौजूदा विधायक सांसद यदि काम अच्छा नहीं कर रहे हैं, जनता तक वो नहीं पहुंचे, तो वो भी लोग हारेंगे। अच्छा, दूसरे और भी दल हैं आम आदमी पार्टी जैसे, तो वो कितनी बड़ी चुनौती मानते? देखिए, आम आदमी पार्टी यहाँ बहुत बड़ा प्रभाव नहीं डाल पाई है। मैं हमेशा उनको क्रिटिसाइज इस बात के लिए करता हूं कि उनके जितने भी राज्यसभा सांसद हैं, एक भी एसटी, एससी या ओबीसी वर्ग से नहीं है। यदि आपको मध्य प्रदेश की राजनीति करनी है तो आपको यह पता होना चाहिए कि 90% यहाँ ओबीसी और एसटी, एससी है। यदि आपको शेड्यूल ट्राइब के साथ आना था तो कम से कम आपको एक सांसद आदिवासी वर्ग से देना था, कम से कम एक सांसद आपको दलित वर्ग से देना था। तो राज्यसभा में उन्होंने एसटी को प्रतिनिधित्व नहीं दिया, एससी को नहीं दिया, ओबीसी को भी नहीं दिया। और आखिरी मोमेंट पे यदि वो चुनाव लड़ने आ रहे हैं, और खासकर भ्रष्टाचार की भी यदि बात है, करप्शन के मुद्दे पे भी यहां वो उतना एक्टिव नहीं दिखे। उनका कैडर कभी हमको लड़ते हुए नहीं दिखा। जैसे मैं आपको बताऊं कि जब शिक्षक पात्रता परीक्षा वर्ग 3 की परीक्षा हुई, पूरा पेपर लीक था, मैंने आवाज उठाई कि सीबीआई जांच की जाए, और शिवराज सिंह के ओएसडी ने मेरे खिलाफ एक झूठा एट्रोसिटी केस दर्ज। उस समय आम आदमी पार्टी को भी आगे आना था। यदि हमको जेल भेजा जा रहा है, हमको रिमांड ली जा रही है, तो आम आदमी पार्टी यदि भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ी तो वो रोड पे क्यों नहीं आई? तो कभी भी भ्रष्टाचार के खिलाफ वो मुखर नहीं रहे। सतपुड़ा वन में कल आग लगा दी गई, पूरी फाइलें, लोकायुक्त और ईओडब्ल्यू की फाइलें जल गई। तो कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार का जो मॉडल है उस पर कांग्रेस भी खामोश थी, क्योंकि 15 महीने जब इनकी सरकार रही तो इन्होंने करप्शन पे कोई स्टैंड नहीं लिया। वो जिन लोगों ने भ्रष्टाचार किया था शिवराज सिंह सरकार में, उन लोगों को के खिलाफ कोई एफआईआर नहीं हुई। तो भ्रष्टाचार पे जो इनका स्टैंड है वो दोनों तीनों पार्टियों का एक जैसा है, कथनी करनी में फर्क है। आनंद राय चुनाव लड़ते नजर आएंगे? देखिए, मेरी कोशिश ये रहेगी कि मैं लोगों को चुनाव लड़ाऊं, लेकिन यदि पार्टी सुप्रीमो की यदि इच्छा हुई कि नहीं आपको चुनाव में उतरना चाहिए, तो मैं 100% में शिवराज सिंह के खिलाफ चुनाव लड़ूंगा। तो ये डॉक्टर आनंद राय, और एक बड़ा उन्होंने ऐलान कर दिया है कि यदि पार्टी बीआरएस खासतौर पर उन्हें टिकट देगी और पार्टी इच्छा करेगी कि वो चुनाव लड़ें, तो बुधनी से शिवराज सिंह चौहान के खिलाफ, अभी तक तो यही माना जा रहा है कि शिवराज सिंह बुधनी से चुनाव लड़ेंगे। पिछली बार वो 2 सीटों से चुनाव लड़े थे, तो बुधनी से वो चुनाव लड़ने के लिए तैयार है। बिल्कुल तैयार है, बिल्कुल तैयार है। और एक 10 सूत्र पर उन्होंने इस बात को एक्सेप्ट किया है, और साथ ही बताया है कि बीआरएस का जो तेलंगाना मॉडल है, तेलंगाना में जिस तरीके से डेवलपमेंट हुआ है, वो तेलंगाना मॉडल मध्य प्रदेश में लाया जाएगा, और थर्ड फ्रंट के रूप में बीआरएस किस तरीके से दूसरे दलों को चुनौती देगी। डॉक्टर आनंद राय ने सारी चीज़ों का खुलासा किया। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर राय हमसे बातचीत करने के लिए। तो अगली बार किसी और मेहमान से आपकी मुलाकात करवाएंगे, तब तक दीजिए इजाज़त। नमस्कार। द सूत्र की खबरों को देखने के लिए प्ले स्टोर और एप्पल स्टोर से डाउनलोड करें हमारा ऐप द सूत्र। आप हमारी खबरें thesutra.com पर भी देख सकते हैं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स ट्विटर, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी हमें फॉलो कर सकते हैं। साथ ही यूट्यूब पर भी हमें सब्सक्राइब करें। यदि आपकी नहीं हो रही कोई सुनवाई और आपके पास है कोई खबर, तो हमारे व्हाट्सएप नंबर 70000024141 पर भेजिए और बनिए हमारे सूत्र।